नमस्कार दोस्तों, यह है ज्ञानधारा चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे अधिवास भूगोल से सामान्यतः प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाने वाले संभावित प्रश्नों के बारे में। तो इस वीडियो में अधिवास भूगोल से कुल 150 प्रश्नों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, जो कि आगामी जो परीक्षाएं आने वाली हैं, चाहे वो आरपीएससी कॉलेज लेक्चरर की हो या यूपीएचईएससी असिस्टेंट प्रोफेसर की हो या यूपी जीआईसी लेक्चरर की हो या फिर यूजीसी नेट जेआरएफ की हो, तो उसमें सामान्यतः अधिवास भूगोल से कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आइए देख लेते हैं। ये सभी प्रश्न आपकी जो यूनिवर्सिटीज के लिए जो कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होने वाला है या इंडिविजुअल टेस्ट होने वाला, उनके लिए भी उपयोगी है। तो प्रश्न पूछा गया कि अधिवास भूगोल मानव स्थल के निवास संबंधों का अध्ययन करता है, किसका कथन है? ऑप्शन दिए हैं जीटी गार्डन, ओ स्ल्यूटर, के एच स्टोन, सी एफ कोहन। तो आप बताइए कि किसने कहा था कि अधिवास भूगोल मानव स्थल के निवास संबंधों का अध्ययन करता है? तो आपका जो सही उत्तर होगा कौन सा होगा? वो है आपका ऑटो स्ल्यूटर, ओ स्ल्यूटर। मतलब कि आपका जो ऑप्शन सही है वो बी नंबर है। अगला जो आपसे प्रश्न पूछा गया है कि अधिवास भूगोल को एक पृथक विज्ञान के रूप में सर्वप्रथम किसने संस्थापित किया? ऑप्शन दिए हुए हैं ब्लास, डिमांजिया, उसके बाद रिटर और उसके बाद आपका है स्ल्यूटर। तो आप बताइए कौन सा आपका विकल्प सही हो सकता है? तो आपका जो सही विकल्प है वो कौन सा है? वो आपका है स्ल्यूटर को। अगला जो प्रश्न है वो हम लोग देख लेते हैं 3 नंबर कि अधिवास भूगोल का अध्ययन विषय है। ऑप्शन दिए हैं ग्रामीण अधिवास, नगरीय अधिवास, ग्रामीण एवं नगरीय अधिवास, अर्ध नगरीय अधिवास। तो आपका जो सही उत्तर है, कौन सा उत्तर सही है? वो आपका है सा नंबर, मतलब ग्रामीण एवं नगरीय अधिवास। अगला प्रश्न है कि अधिवास भूगोल का जनक कहे जाते हैं। ऑप्शन दिए हैं ओ स्ल्यूटर, रिस्थोपेन, डिमांजिया या इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो सही उत्तर है, सेटलमेंट ज्योग्राफी का जो फादर कहा जाता है ओ स्ल्यूटर को। 4 का आ हो गया आपका सही उत्तर। इसके बाद आपका जो प्रश्न है कि एम आरुसो किस देश से संबंधित थे? ऑप्शन दिए हैं नॉर्वे, फिनलैंड, ग्रेट ब्रिटेन, ऑस्ट्रिया। तो आपका जो सही उत्तर है वो है आपका ऑस्ट्रिया। अगला प्रश्न है सिटीज इन इवोल्यूशन के लेखक हैं। ऑप्शन दिए हैं जे एम हाउस्टन, पैट्रिक गेडिस, जे बी गार्नियर, आर डी डिकिंसन। तो आपका जो सही उत्तर हो जाएगा कौन सा हो जाएगा? पैट्रिक गेडिस। पैट्रिक गेडिस ने अर्बन ज्योग्राफी में एक और महत्वपूर्ण काम किया है, वो कौन सा है? आप मुझे कमेंट बॉक्स में पोस्ट करिएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन विद्वान बेल्जियम के हैं? ऑप्शन दिया है कू लिफेवर, दूसरा है ग्रानो, तीसरा है अहलमान, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो सही उत्तर है वो है आपका लिफेवर। अगला प्रश्न है संयुक्त राज्य अमेरिका में अधिवास भूगोल के विकास में महत्वपूर्ण योगदान करता है। ऑप्शन दिए हुए हैं कोहन, जॉर्डन, स्टोन या इनमें से सभी। तो आपका जो सही उत्तर है ये सभी जो है यूएसए के अधिवास भूगोल में महत्वपूर्ण योगदान दिया। अगला जो प्रश्न है कि कौन से भूगोलवेत्ता ने अधिवास भूगोल को सांस्कृतिक भूदृश्य की आकृति का अध्ययन बताया है? ऑप्शन दिए हैं जॉर्डन, स्टोन, डाक्सियाडिस और कोहन। तो आप बताइए कौन सा आपका उत्तर सही होगा? तो जो आपका उत्तर सही है वो है आपका जॉर्डन। अगला प्रश्न है कि आगरा और अवध संयुक्त प्रांत में ग्रामीण अधिवास विषय पर किस भारतीय विद्वान ने पीएचडी उपाधि हेतु प्रथम शोध प्रबंध प्रस्तुत किया था? ऑप्शन दिए हुए हैं रामलोचन सिंह, मतलब प्रोफेसर आर एल सिंह, दूसरा है इनायत अहमद, तीसरा है मोहम्मद सफी, चौथा है एस एम अली। तो आपका जो सही उत्तर कौन सा है? वो है आपका इनायत अहमद। इनायत अहमद ने आगरा और अवध संयुक्त प्रांत में ग्रामीण अधिवासों पे पीएचडी की थी। अब आप बताइए कि रामलोचन सिंह, इनायत अहमद, मोहम्मद सफी और एस एम अली ये भूगोल के किस संप्रदाय से संबंधित थे? मतलब उनका स्पेशलाइजेशन कहाँ से था और भूगोल की कौन से संप्रदाय से थे? मतलब बनारस से थे या अलीगढ़ से थे या कहाँ से थे? तो आपको बताना होगा। अगला जो प्रश्न इसी से है कि एस एम अली ने कौन सी एक प्रसिद्ध किताब लिखी थी? अगला प्रश्न है कि ग्रिफिथ टेलर ने अपनी नगरीय भूगोल की पुस्तक में किस अध्ययन उपागम का प्रयोग किया? ऑप्शन दिए हैं आकारिकी उपागम, दूसरा है तंत्र उपागम, तीसरा है ऐतिहासिक उपागम, चौथा है क्रमबद्ध उपागम। तो आपका जो सही उत्तर है वो आपका है ऐतिहासिक उपागम, मतलब हिस्टोरिकल अप्रोच।
अगला प्रश्न है कि ग्रामीण अधिवास में प्रधान होते हैं। ऑप्शन दिए हुए हैं द्वितीय कार्य, तृतीय कार्य, प्राथमिक कार्य या इनमें से कोई नहीं। तो जो रूरल सेटलमेंट होते हैं उनमें जो प्रमुख इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है वो होती है आपकी प्राइमरी एक्टिविटी या प्राथमिक कार्य। अगला प्रश्न है कि नगर और देहात एक सातत्य के रूप में है ना कि द्वैत के रूप में, को व्यक्त करती है। ऑप्शन दिए हैं ग्राम नगर सातत्य संकल्पना, ग्राम नगर उपांत संकल्पना, नगरीकरण की संकल्पना या इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो सही उत्तर है वो आपका है ग्राम नगर सातत्य की संकल्पना। अगला प्रश्न है कि निर्मित क्षेत्र द्वारा सीमांकित नगर को कहा जाता है। ऑप्शन दिए हैं सांविधिक नगर, सन्नगर, भौगोलिक नगर या बृहत्तर नगर। तो आपका जो सही उत्तर है वो आपका है भौगोलिक नगर। अगला जो प्रश्न है कि आर्थिक आधार संकल्पना के विकास में किसका योगदान नहीं है। ऑप्शन दिए हैं फ्रेडरिक रेडजल, फ्रेडरिक ओल्मस्टेड, आर.ई. डिकिंसन, एम. आरुसो। तो आपका जो सही उत्तर है वो कौन सा है, वो है आपका फ्रेडरिक रेडजल। अगला प्रश्न है कि केंद्र स्थल का समानार्थी है। ऑप्शन दिए प्रधान नगर, उपनगर, सेवा केंद्र या ग्रागर। तो आपका जो सही उत्तर है वो आपका है सेवा केंद्र। अगला प्रश्न है कि कौन सी शब्दावली मूल या बेसिक क्रिया की समानार्थी नहीं है। ऑप्शन दिए हैं नगर सेवी, नगरीय वृद्धि, नगर समर्थक या नगर निर्माता। तो आपका जो सही उत्तर है वो आपका है नगर सेवी। अगला प्रश्न है कि प्रधान नगर या प्राइमेट सिटी संकल्पना का प्रतिपादन किया था। ऑप्शन दिए जेके जिप, आर.ई. डिकिंसन, पैट्रिक गेडिस या मार्क जेफरसन। तो आपका जो सही उत्तर है वो आपका है मार्क जेफरसन। अगला प्रश्न पूछा गया है कि ग्रामीण नगरीय उपांत के लिए प्रयुक्त होती है। ऑप्शन दिए हैं ग्रामीण क्षेत्र, नगरीय क्षेत्र, संक्रमण क्षेत्र या इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो सही उत्तर है वो आपका है संक्रमण क्षेत्र या ट्रांजिशन जोन। अगला प्रश्न है कि कौन सी शब्दावली अमलैंड से संबंधित नहीं है। ऑप्शन दिए हैं पृष्ठ प्रदेश, केंद्रीय व्यापार क्षेत्र, नगर प्रदेश या प्रभाव क्षेत्र। तो अमलैंड से जो संबंधित नहीं है वो आपका है केंद्रीय व्यापार क्षेत्र, जिसे सीबीडी कहते हैं। अगला प्रश्न है कि अधिवास के अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है। ऑप्शन दिए हैं निवास गृह, पशुशाला, कार्यालय या इनमें से सभी। तो आपका जो उत्तर है ये आपका है इनमें से सभी। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन अधिवास की स्थिति को प्रकट नहीं करते हैं। ऑप्शन दिए हैं गिरिपदीय अधिवास, मार्ग संगम अधिवास, सागर तटीय अधिवास या प्रकीर्ण अधिवास। तो बताइए कि कौन सा आपका उत्तर सही होगा। तो सही उत्तर है आपका प्रकीर्ण अधिवास। अगला प्रश्न है कि अधिवास की लघुतम इकाई क्या है, स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है। ऑप्शन दिए कस्बा, ग्राम, पुरवा या नगरीय ग्राम। तो आपका जो सही उत्तर है वो आपका है पुरवा। पुरवा जो है, जो दिए गए विकल्प हैं उनमें सबसे छोटी इकाई है। अगला प्रश्न है कि अधिवासों को दो वर्गों प्रकीर्ण एवं एकत्रित में विभाजन का आधार है। ऑप्शन दिए हैं ग्रहों का समूहन, ग्रहों की स्थिति, गृहों की प्रकार या अधिवास के कार्य। तो आप बताइए कौन सा आपका सही है। तो आपका जो आधार है अधिवासों को बांटने का प्रकीर्ण और एकत्रित, वो है ग्रहों का समूहन। मतलब जो गृह हैं, घर हैं, उनका समूहन कॉम्पैक्ट है या फिर स्कैटर्ड है, वो आपका सही आधार है। अगला प्रश्न है कि किसका सामाजिक पक्ष सर्वाधिक सुदृढ़ होता है। ऑप्शन दिए प्रकीर्ण अधिवास, पुंजित अधिवास, अपखंडित अधिवास या सभी का। तो आपका जो सही उत्तर है वो आपका है प्रकीर्ण अधिवास का। अगला प्रश्न है कि अमेरिकी कृषि गृह जिसे फार्म स्टेड किस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन दिए पुंजित अधिवास, अपखंडित अधिवास, संयुक्त अधिवास या प्रकीर्ण अधिवास। तो आपका जो सही उत्तर है वो आपका है प्रकीर्ण अधिवास में। अगला प्रश्न है कि ग्राम आकारिकी के अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है। ऑप्शन दिए हैं ग्राम की आंतरिक संरचना, ग्राम की बाह्य आकृति, आ और बा दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो आप उत्तर का सही चयन कीजिए। तो आपका जो सही उत्तर है वो आपका है आ और बा दोनों। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन अधिवास के रेखीय प्रतिरूप को प्रदर्शित नहीं करता है। ऑप्शन दिए हैं ग्रिडान प्रतिरूप, रिबन प्रतिरूप, डोरी प्रतिरूप या गली प्रतिरूप। तो आपका जो सही उत्तर है वो आपका है ग्रिड रान प्रतिरूप। अगला प्रश्न है नदी, विसर्प या गोखुर झील के किनारे बसे हुए ग्राम का प्रतिरूप होता है। ऑप्शन दिए हैं वृत्ताकार, अर्धवृत्ताकार, अरीय या रेखीय। तो आपका जो सही उत्तर है वो आपका है अर्धवृत्ताकार। अगला प्रश्न है कि भारतीय ग्राम की सामाजिक आकारिकी
के संघटक हैं, मतलब सोशल मार्कोलॉजी के कंपोनेंट्स हैं। ऑप्शन दिए हैं भूस्वामी, कृषक, सेवी जातियां या इनमें से सभी। तो आपका जो सही उत्तर है वो आपका है कौन सा, वो है आपका इनमें से सभी। अगला प्रश्न है ग्रामों की भौतिक आकारिकी को प्रकट करता है। ऑप्शन दिए ग्राम प्रतिरूप, ग्राम संरचना, जनसंख्या या इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो सही उत्तर है वो आपका है ग्राम प्रतिरूप या ग्राम प्रतिरूप। अगला प्रश्न है जनसंख्या आकार के अनुसार भारत में बृहत्तम ग्राम पाए जाते हैं। ऑप्शन दिए हैं उत्तर प्रदेश, बिहार, केरल, तमिलनाडु। तो आप बताइए कौन सा आपका उत्तर सही होगा। तो आपका उत्तर सही है केरल। केरल में बहुत बड़े बड़े गांव पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के बृहत्तम राजस्व ग्रामों वाला राज्य कौन सा है। ऑप्शन दिए जम्मू एवं कश्मीर, केरल, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश। तो जो आपका सही उत्तर है वो आपका है जम्मू एवं कश्मीर। अगला प्रश्न है अधिवास अंतरण की परिकलन की एक महत्वपूर्ण विधि है। ऑप्शन दिए अलगाव बिंदु विधि, निकटतम पड़ोसी विधि, फुटकर गुरुत्वाकर्षण विधि या इनमें से कोई नहीं। तो अधिवास अंतरण के परिकलन की जो विधि है वो कौन सी है, वो आपकी है निकटतम पड़ोसी विधि, नियरेस्ट नेबर मेथड। अगला प्रश्न है मध्य गंगा मैदान की पश्चिमी सीमा गुजरती है। ऑप्शन दिए हैं वाराणसी से होकर, इलाहाबाद के पूर्व से होकर, इलाहाबाद के पश्चिम से होकर या जौनपुर से होकर। तो आपका जो सही उत्तर है वो आपका है इलाहाबाद के पूर्व से होकर। अगला प्रश्न है कि गृहों के भौगोलिक अध्ययन के प्रमुख पक्ष हैं। ऑप्शन दिए हैं गृह निर्माण के उद्देश्य, गृह निर्माण सामग्री, गृह योजना आकार एवं आकृति या इनमें से सभी। तो आपका जो सही उत्तर है वो आपका है इनमें से सभी। अगला प्रश्न है गंगा के मैदान में गर्मी से बचाव में कौन सी उपाय सहायक नहीं है। ऑप्शन दिए हुए हैं मकान के भीतर आंगन, बरामदा, पश्चिम दिशा में द्वार या पूर्व दिशा में द्वार। तो आप बताइए कौन सा सही उत्तर है, वो है पश्चिम दिशा में द्वार। अगला प्रश्न है कि गृह निर्माण सामग्री के रूप में कच्ची ईंटों का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन दिए हैं शुष्क मरुस्थल में, पर्वतीय भागों में, आर्द्र मैदानी भागों में, पठारी भागों में। तो आपका जो सही उत्तर है वो आपका है शुष्क मरुस्थलों में। अगला प्रश्न है आपका कि कच्चे गृह निर्माण के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी है। ऑप्शन दिए हैं बलुई मिट्टी, दोमट मिट्टी, चिकनी मिट्टी या इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो सही उत्तर है वो आपका है चिकनी मिट्टी। अगला प्रश्न है कि भूमिगत भवनों का प्रमुख क्षेत्र है। ऑप्शन दिए हैं दक्कन का पठार, चीन का लोयस क्षेत्र, यूगोस्लाविया या यूक्रेन। तो आपका जो सही उत्तर है वो आपका है चीन का लोयस का क्षेत्र भूमिगत भवनों का प्रमुख क्षेत्र है। अगला जो प्रश्न आपसे पूछा गया है 41 नंबर की एल आकृति ग्रह किस आयोजना या योजना के अंतर्गत आता है। ऑप्शन दिए एक शाल गृह, द्विशाल गृह, त्रिशाल गृह या चतुशाल गृह। तो आपका जो सही उत्तर है वो आपका है द्विशाल गृह का। अगला प्रश्न है किस परिवेश में ग्रहों में आंगन को महत्वपूर्ण स्थान दिया जाता है। ऑप्शन दिए हुए जापान, चीन, ग्रेट ब्रिटेन और भारत। तो आपका सही उत्तर है भारत। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन ग्रामीण नियोजन का प्रतिमान या मॉडल नहीं है। ऑप्शन दिए संकेंद्रीय वलय प्रतिमान, केंद्र विकास केंद्र प्रतिमान, अवसंरचनात्मक प्रतिमान और ग्राम गुच्छ प्रतिमान। तो ग्रामीण नियोजन का प्रतिमान कौन सा नहीं है आप बताइए मुझे, वो है आपका संकेंद्रीय वलय प्रतिमान। अगला जो प्रश्न आपसे पूछा गया कि विकास ध्रुव सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। ऑप्शन दिए हैं मिर्डाल, पैराक्स, हर्समान या इनमें से कोई नहीं। तो सभी लोग जानते हैं ग्रोथ पोल थियरी के जो प्रतिपादक हैं वो आपके पैराक्स महोदय हैं। अगला प्रश्न है कि ग्रामीण एवं नगरीय अधिवासियों के मध्य अंतर स्थापित करने का सर्व प्रमुख आधार है। ऑप्शन दिए जनसंख्या, क्षेत्रफल, कार्य, विकास, प्रक्रिया। तो आपका जो सही उत्तर है वो आपका है कार्य, मतलब फंक्शन। अगला प्रश्न है कि नगर की परिभाषा के लिए प्रयुक्त प्रमुख मापदंड है। ऑप्शन दिए गैर प्राथमिक कार्य, न्यूनतम जनसंख्या एवं जनसंख्या घनत्व, तीसरा है प्रशासकीय स्तर एवं प्रशासनिक निर्णय, चौथा है इनमें से सभी। तो आप बताइए कौन सा आपका उत्तर सही है। तो आपका जो 46 नंबर है उसका जो सही बिल्कुल उत्तर है वो आपका है प्रशासनिक स्तर एवं आपका जो है प्रशासनिक निर्णय। तो वैसे तो नगर की परिभाषा के लिए तीनों मापदंड यूज होते हैं। अगला जो आपका प्रश्न है कि भारतीय जनगणना विभाग द्वारा
टाउन की न्यूनतम जनसंख्या निर्धारित की गई है? ऑप्शन दिए हैं 10,000, 5,000, 20,000 या इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो सही उत्तर है वो आपका है 5,000। अगला प्रश्न है 10 लाख या अधिक जनसंख्या वाले नगर को कहा जाता है? ऑप्शन दिए हैं मेट्रोपोलिस, सिटी, मेगालोपोलिस और सन नगर। तो आपका जो सही उत्तर है वो कौन सा है? वो आपका मेट्रोपोलिस कहते हैं। अगला प्रश्न है कि मानक महानगरीय जनसांख्यिकीय क्षेत्र SMSA किस देश से संबंधित है? ऑप्शन दिए हैं ग्रेट ब्रिटेन, जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत। तो आप बताइए कौन सा आपका उत्तर सही होगा? तो आपका उत्तर सही है संयुक्त राज्य अमेरिका। अगला प्रश्न है संयुक्त राज्य अमेरिका में नगरीकृत क्षेत्र प्रकट करता है? ऑप्शन दिए हैं वास्तविक नगर, सांविधिक नगर, महानगर या इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो सही उत्तर है वो कौन सा आपका उत्तर सही है? वो आपका है वास्तविक नगर। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सी स्थिति पर आधारित नहीं है? ऑप्शन दिए व्यापारिक नगर, दर्रा नगर, मार्ग संगम नगर या पर्वत पदीय नगर। तो आपका जो सही उत्तर है वो आपका है व्यापारिक नगर। अगला प्रश्न है न्यूयॉर्क के गगनचुंबी भवन किस शैल पर निर्मित हैं? ऑप्शन दिए बलुआ पत्थर, अवसादी, चिकनी मिट्टी या ग्रेनाइट। तो आपका जो सही उत्तर है वो आपका है ग्रेनाइट। अगला प्रश्न है कि बताइए कि किस विदेशी लेखक ने भारतीय नगरों को 3 युगों इयोटेक्निक, पैलियोटेक्निक और नियोटेक्निक में वर्गीकृत किया है? ऑप्शन दिए हैं लुइस मम्फोर्ड, पैट्रिक गेडिस, ग्रिफिथ टेलर या आर.डी. डिकिंसन। तो आपका जो सही उत्तर है वो कौन सा है? वो आपका है पैट्रिक गेडिस महोदय ने किया था। अगला जो आपका प्रश्न है 54 नंबर कि किस लेखक ने मानव जीवन के तुल्य नगरीय विकास की 7 अवस्थाओं का वर्णन किया? ऑप्शन दिए ग्रिफिथ टेलर, लुइस मम्फोर्ड, उसके बाद आपका मार्क जेफरसन या इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो सही उत्तर है वो आपका है ग्रिफिथ टेलर। अगला प्रश्न है कि प्राचीन नगर इरेच कहाँ स्थित है? ऑप्शन दिए हुए हैं मिस्र, मेसोपोटामिया, यूनान या भारत। तो आपका जो सही उत्तर है वो आपका है मेसोपोटामिया। अगला प्रश्न है प्राचीन नगर मेम्फिस कहाँ स्थित है था? ऑप्शन दिए नील नदी घाटी, मेसोपोटामिया, यूनान या इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो सही उत्तर है वो आपका है नील नदी की घाटी में। अगला जो प्रश्न आपसे पूछा गया कि प्राचीन नगर हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित था? ऑप्शन दिए सिंधु नदी के दाएं, सतलज के दाएं, रावी के बाएं या चिनाब के बाएं। तो आपका जो सही उत्तर है वो आपका है रावी नदी के बाएं। अगला प्रश्न है प्रयाग को प्रांतीय राजधानी बनाकर इसे इलाहाबाद का नाम देने वाला सम्राट था? ऑप्शन दिए हैं शाहजहां, अकबर, जहांगीर या औरंगजेब। तो कौन सा आपका उत्तर सही है? सबको मालूम है वो है अकबर। अगला प्रश्न है सन 1900 में भारत के 10 लाखी नगरों की 10 लाखी जो नगर था वो कौन सा था? ऑप्शन दिए कलकत्ता, मुंबई, कलकत्ता एवं मुंबई या इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो सही उत्तर है वो आपका है कलकत्ता। अगला जो प्रश्न है कि नगर स्वयं नहीं उत्पन्न होते बल्कि ग्रामांचल उन्हें उन कार्यों हेतु स्थापित करते हैं जो केंद्र स्थलों पर संपन्न होने चाहिए। किसकी उक्ति है? ऑप्शन दिए पैट्रिक गेडिस, लुइस मम्फोर्ड, हार्टसोन या मार्क जेफरसन। तो आपका जो सही उत्तर है वो आपका है मार्क जेफरसन महोदय का। अगला जो प्रश्न पूछा गया है कि नगरीय केंद्र के संदर्भ में सर्वप्रथम किस विद्वान ने प्राथमिक व्यवसाय और गौड़ व्यवसाय का उल्लेख किया था? ऑप्शन दिए हैं ओल्मस्टेड, आरुसो, ओल्मस्टेड एवं आरुसो या इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो सही उत्तर हुआ है आपका ओल्मस्टेड और आरुसो। अगला प्रश्न है मिनियापोलिस सेंट पॉल के अध्ययन में किस भूगोलवेत्ता ने बेसिक नॉन बेसिक संकल्पना का प्रयोग किया था? ऑप्शन दिए होमर हायट, रिचर्ड एंड्रयूज, रिचर्ड हार्टसोन या हेरोल्ड मैककार्टी। तो आपका जो सही उत्तर है वो आपका है रिचर्ड हार्टसोन का। अगला प्रश्न है आर्थिक आधार संकल्पना के विकास में किसका योगदान नहीं था? ऑप्शन दिए हैं होमर हायट, रिचर्ड हार्टसोन, होवार्ड एल ग्रीन या J.H. जोन्स। तो आपका जो सही उत्तर है वो आपका है होवार्ड एल ग्रीन। अगला प्रश्न है बेसिक नॉन बेसिक क्रियाओं के निर्धारण हेतु न्यूनतम आवश्यकता उपागम का प्रतिपादन किसने किया था? ऑप्शन दिए हैं उलमैन एवं डेसी, गुन्नार अलेक्जेंडरसन, हैरिस एवं उलमैन, रिचर्ड हार्टसोन। तो आपका जो सही उत्तर है वो आपका है उलमैन एवं डेसी। अगला प्रश्न है अर्थव्यवस्था के अध्ययन हेतु आगत निर्गत विश्लेषण इनपुट आउटपुट एनालिसिस का प्रतिपादन किया था? ऑप्शन दिए इजार्ड एवं कावेस,
होमर हायट, चार्ल्स टीबाउट या लियोनटीफ? तो आपका जो सही उत्तर है वो आपका है लियोनटीफ। अगला जो प्रश्न है आपका कि नगरों के वर्गीकरण में सर्वाधिक महत्वपूर्ण आधार माना जाता है। ऑप्शन दिया है स्थिति, कार्य, जनसंख्या आकार या विकास अवस्था। तो आपका जो सही उत्तर है वो आपका है कार्य या फंक्शन। अगला प्रश्न है गुणात्मक विधि से नगरों का कार्यात्मक वर्गीकरण प्रस्तुत करने वाला प्रथम भूगोलवेत्ता थे। ऑप्शन दिए हैं आरुसो, मैकेंजी, त्रिवार्था या होमर हायट। तो आपका जो सही उत्तर है वो आपका है कौन सा? आरुसो। आरुसो ने गुणात्मक विधि के आधार पर नगरों का कार्यात्मक वर्गीकरण सबसे पहले प्रस्तुत किया। अगला प्रश्न है कि अमेरिकी नगरों के कार्यात्मक वर्गीकरण हेतु प्रयुक्त सीडी हैरिस की विधि को किसके अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है? ऑप्शन दिए हैं गुणात्मक विधि, परिमाणात्मक विधि, अर्ध परिमाणात्मक या मिश्रित विधि, आलेखीय विधि। तो आपका जो सही उत्तर है वो आपका है अर्ध परिमाणात्मक या मिश्रित विधि। ठीक है। अगला जो प्रश्न आपसे पूछा गया है कि बताइए कि नगरों के कार्यात्मक वर्ग के लिए किसने संकेताक्षरों का प्रयोग किया था? ऑप्शन दिए सीडी हैरिस, होवार्ड जे नेल्सन, हैरिस एवं नेल्सन दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो संकेताक्षरों का जो प्रयोग किया था नगरों के फंक्शनल क्लासिफिकेशन के लिए, उनका जो नाम था वो थे हैरिस और नेल्सन दोनों। ठीक है। अगला जो प्रश्न आपसे पूछा गया है कि विनिर्माण नगर को दो उपवर्गों एम नगर और एम नगर में किसने विभक्त किया था? ऑप्शन दिए हैरिस, नेल्सन, पावनाल या उलमैन। तो आपका जो सही उत्तर है वो आपका है हैरिस महोदय ने। अगला प्रश्न है कि नगरों के कार्यात्मक वर्गीकरण हेतु होवार्ड जे नेल्सन ने किस विधि का प्रयोग किया था? ऑप्शन दिए माध्य विचलन विधि, मानक विचलन विधि, अवस्थिति लब्धि विधि या इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो सही उत्तर है वो आपका है मानक विचलन विधि, स्टैंडर्ड डेविएशन मेथड। अगला जो प्रश्न है कि मोसर और स्काउट ने किस आधार पर ब्रिटिश नगरों का कार्यात्मक वर्गीकरण किया था? ऑप्शन दिए हैं बेसिक क्रिया, सार्थक उद्यम, कारक विश्लेषण या निम्नतम आवश्यकता। तो आपका जो सही उत्तर है वो आपका है कारक विश्लेषण। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से नगरों में कौन सा खनन नगर नहीं है? ऑप्शन दिए कालबुर्ली, जोहान्सबर्ग, शांसी और सैंटियागो। तो आपका जो सही उत्तर है वो आपका है सैंटियागो। अगला प्रश्न है केंद्र स्थल या सेंट्रल प्लेस शब्दावली का सर्वप्रथम किसने प्रयोग किया था? ऑप्शन दिए क्रिस्टोफर, मार्क जेफरसन, गाल्पिन या पैट्रिक गेडिस। तो आपका जो सही उत्तर है वो आपका है मार्क जेफरसन महोदय। अगला जो प्रश्न पूछा गया है कि केंद्र स्थल सिद्धांत का प्रतिपादन किस विद्वान ने किया था? ऑप्शन दिए वाल्टर क्रिस्टॉलर, मार्क जेफरसन, ई उलमैन या वान थ्यूनेन। तो आपका जो सही उत्तर है वो आपका है वाल्टर क्रिस्टॉलर। अब किस सन में किया था वो मुझे कमेंट बॉक्स में पोस्ट करिएगा। अगला प्रश्न है कि केंद्र स्थलों के सेवा क्षेत्र की सर्वमान्य आकृति होती है? ऑप्शन दिए वृत्ताकार, त्रिभुजाकार, खटकोणीय या आपका वर्गाकार। तो जो सबसे ज्यादा सर्वमान्य है वो आपके है खटकोणीय या हेक्सागोनल। अगला प्रश्न है कि केंद्र स्थलों में किस प्रकार के कार्यों की बहुलता पाई जाती है? ऑप्शन दिए हैं स्थानीय, सर्वगत, प्रादेशिक या इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो सही उत्तर है वो आपका है प्रादेशिक। अगला जो प्रश्न आपसे पूछा गया है कि क्रिस्टॉलर के खटकोणीय व्यवस्था में केंद्र स्थलों के बीच दूरियां किस दर से बढ़ती हैं? ऑप्शन दिया √3, 3 गुना, 6 गुना या 3 किलोमीटर। तो आपका जो सही उत्तर है वो आपका है √3। अगला प्रश्न है कि क्रिस्टॉलर के केंद्र स्थल सिद्धांत के अनुसार मानव अधिवासियों के संगठन के लिए के बराबर 7 दर्शाता है। ऑप्शन दिए बाजार सिद्धांत, परिवहन सिद्धांत, प्रशासकीय सिद्धांत या इनमें से प्रत्येक। तो आपका जो सही उत्तर है वो आपका है कौन सा? आप बताइए कि के कौन सा वैल्यू दर्शाता है? तो के आपका दर्शाता है आपका कौन सा? वो आपको दिखाता है प्रशासनिक सिद्धांत। तो 3, 4 और 7 था ना, तो आपको मालूम होगा 3, 4, 7। अगला जो प्रश्न है आपका कि क्रिस्टॉलर की केंद्रीयता की संकल्पना आधारित है। ऑप्शन दिए पदानुक्रम पर, वस्तु परास पर, न्यूनतम प्रयास पर या जनसंख्या आकार पर। तो केंद्रीयता की संकल्पना जो आधारित थी वो आपकी आधारित थी पदानुक्रम पर। अगला प्रश्न है कि केंद्र स्थल का पद बढ़ने पर बाजार नियम के अनुसार उसके सेवा क्षेत्र के क्षेत्रफल और जनसंख्या में वृद्धि होती है। ऑप्शन दिए √3, 3 गुना, 4 गुना या 6 गुना। तो आपका जो सही उत्तर है वो आपका है 3 गुना। अगला प्रश्न है क्रिस्टॉलर के केंद्र स्थलों के पदानुक्रम में तीसरे स्थान पर किसे रखा गया? ऑप्शन दिए जनपद नगर, नगरीय केंद्र, बाजार ग्राम या काउंटी सीट। तो आपका जो सही उत्तर है वो आपका है काउंटी सीट। अगला प्रश्न है कि लास्ट ने केंद्र स्थलों के सेवा
क्षेत्र का आकार माना था? ऑप्शन दिए खंडभुजाकार, आयताकार, त्रिभुजाकार या अष्टभुजाकार। तो आपका जो सही उत्तर है वो आपका है खंडभुजाकार। अगला प्रश्न है कि केंद्र स्थल सिद्धांत में परिवर्ती का पदानुक्रम का निर्धारण किसने किया था? ऑप्शन दिए क्रिस्टॉलर, इजार्ड, लॉस या फिल्बरिक। तो आपका जो सही उत्तर है वो आपका है लॉस महोदय ने। अगला प्रश्न है कि समावेशी पदानुक्रम सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? ऑप्शन दिए हैं लॉस, फिल्ब्रिक, इजार्ड, क्रिस्टॉलर। तो आपका जो सही उत्तर है वो आपका है फिल्ब्रिक ने। अगला प्रश्न है कोटि आकार नियम भूगोल की किस शाखा से संबंधित है? ऑप्शन दिए हैं ग्रामीण भूगोल, जनसंख्या भूगोल, कृषि भूगोल और नगरीय भूगोल। तो आप बताइए कौन सा सही है? तो आपका सही उत्तर है नगरीय भूगोल का। अगला प्रश्न है कि कोटि आकार नियम का प्रतिपादन किस विद्वान ने किया था? ऑप्शन दिए हैं जीके जिफ, वाल्टर क्रिस्टॉलर, मार्क जेफरसन या बीजीएल बेरी। तो आपका जो सही उत्तर है वो कौन सा उत्तर सही है? वो आपका है जेके जिफ। अगला प्रश्न है कोटि आकार नियम के सूत्र में P1 का अर्थ है? ऑप्शन दिए हैं प्रदेश की कुल जनसंख्या, प्रदेश की लघुत्तम नगर की जनसंख्या, प्रदेश के बृहत्तम नगर की जनसंख्या या सेवा क्षेत्र की जनसंख्या। तो आपका जो सही उत्तर है वो आपका है प्रदेश के बृहत्तम नगर की जनसंख्या। अगला प्रश्न है कि कोटि आकार नियम के अनुसार चतुर्थ बृहत्तम नगर की जनसंख्या 30 लाख होने पर प्रदेश के बृहत्तम नगर की जनसंख्या क्या होगी? तो चतुर्थ बृहत्तम नगर की जनसंख्या 30 लाख है, तो प्रथम नगर की जनसंख्या क्या होगी? ऑप्शन दिए हुए हैं कि आपका 60 लाख, 70 लाख, 90 लाख या 120 लाख। तो आप बताइए कौन सा सही है? तो आपका सही उत्तर है 120 लाख। अगला प्रश्न है कि भारत के बृहत्तम नगरों में कोटि क्रम में कौन सा महानगर पिछले 5 दशकों में निरंतर तृतीय स्थान पर रहा है? ऑप्शन दिए चेन्नई, दिल्ली, बेंगलोर, हैदराबाद। तो आपका जो सही उत्तर है वो आपका है दिल्ली। अगला प्रश्न है कि आदिवासियों के वितरण के संबंध में निकटतम पड़ोसी विधि का प्रतिपादन किसने किया था? ऑप्शन दिए हैरी सुलमैन, एम.एफ. डेसी, क्लार्क एवं इवांस, आर.ई. डिकिंसन। तो आपका जो सही दिया था नियरेस्ट नेबर मेथड वो आपका दिया था किसने? क्लार्क और इवांस महोदय ने। ओके, 7 नंबर आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि नगरीय पदानुक्रम का अर्थ नगरों का किस प्रकार का विभाजन करना है? ऑप्शन दिए श्रेणी विभाजन, आकार विभाजन, जनसंख्या विभाजन या कार्य विभाजन। तो आपका जो सही उत्तर है वो आपका है श्रेणी विभाजन। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सी विधि नगरीय पदानुक्रम निर्धारण में उपयोगी नहीं है? ऑप्शन दिए हैं कार्यों की केंद्रीयता, कार्यों का अभाव, कार्यों की संख्या, कार्यों का संख्यात्मक मान। तो आपका जो सही उत्तर है वो आपका है कार्यों का अभाव। ठीक, ये उपयोगी नहीं है। अगला प्रश्न है कि केंद्रीयता की माप के लिए C बराबर TZ माइनस EZ TG/EG सूत्र का प्रयोग किसने किया था? ऑप्शन दिए हैं कारूथर्स, इजार्ड, हैरिस उलमैन या आपका क्रिस्टॉलर। तो आपका जो सही उत्तर है वो आपका है क्रिस्टॉलर। अगला प्रश्न है कि किस श्रेणी के अधिवास में कार्यात्मक खंड स्पष्ट पहचान रखते हैं? ऑप्शन दिए ग्राम, ग्रामीण, बाजार, टाउन या महानगर। तो आपका जो सही उत्तर है वो आपका है महानगर। अगला प्रश्न है त्रिज्य खंड सिद्धांत या सेक्टर थियरी का प्रतिपादन किसने किया था? ऑप्शन दिए हैं बर्गेस, होमर हायट, हैरिस उलमैन एवं इजार्ड। तो आपका जो सही उत्तर है वो आपका है होमर हायट। अगला प्रश्न है हैरिस एवं उलमैन ने किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया? ऑप्शन दिए हैं जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत, कोटि आकार सिद्धांत, त्रिज्य खंड सिद्धांत या बहुनाभिक सिद्धांत। तो आपका जो सही उत्तर है वो आपका है बहुनाभिक सिद्धांत का। अगला प्रश्न है कि संकेंद्रीय वलय या मेखला सिद्धांत का प्रतिपादन किस विद्वान ने किया था? ऑप्शन दिए बर्गेस, होमर हायट, क्रिस्टॉलर या इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो सही उत्तर है वो आपका है बर्गेस। अगला प्रश्न है कि बर्जेस मॉडल के अनुसार सीबीडी के बाहर द्वितीय मेखला होती है। ऑप्शन दिए थोक व्यापार क्षेत्र की, संक्रमण क्षेत्र की, निम्न वर्गीय आवास की या उच्च वर्गीय आवास की। तो आपका जो सही है उत्तर वो है आपका संक्रमण क्षेत्र। अगला प्रश्न है 100 नंबर की निम्नलिखित में से कौन सी शब्दावली केंद्रीय व्यापार क्षेत्र या सीबीडी का समानार्थी नहीं है? ऑप्शन दिए हैं डाउनटाउन, केंद्रीय वाणिज्यिक क्षेत्र, चौक क्षेत्र या उपनगर। तो आपका कौन सा शब्द सही है आप मुझे बताइए। तो आपका जो सही उत्तर है वो आपका है उपनगर। अगला प्रश्न है कि महानगरों के सीबीडी में किस क्रिया की प्रमुखता पाई जाती है? ऑप्शन दिए हैं फुटकर व्यापार, परिवहन, आवासीय, लघु उद्योग। तो आपका जो सही उत्तर है वो आपका है फुटकर व्यापार। अगला प्रश्न है कि सीबीडी के सीमांकन हेतु निम्नलिखित में से कौन सा मापदंड उपयोगी नहीं है? ऑप्शन दिए हैं भूमि उपयोग प्रतिरूप, जनसंख्या घनत्व, भूमि मूल्य या विद्युत की आपूर्ति। तो आपका जो सही उत्तर है वो आपका है विद्युत आपूर्ति।
अगला प्रश्न है कि नगरों के सीबीडी के सीमांकन हेतु केंद्रीय व्यापार सूचकांक विधि का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? ऑप्शन दिए हैरिस उलमैन, मर्फी एम वांस, होमर हायट या इजार्ड। तो आपका जो सही उत्तर है वो आपका है मर्फी एवं वांस महोदय ने। अगला जो प्रश्न पूछा गया है कि ग्रामीण नगरीय उपांत कहाँ स्थित होते हैं? ऑप्शन दिए नगर के भीतर, नगर से दूर, नगर के समीपवर्ती क्षेत्र या नगर के एक खंड। तो आपका जो सही उत्तर है वो आपका है नगर के समीपवर्ती क्षेत्र। अगला प्रश्न है कि नगरीय उपांत या अर्बन फ्रिंज शब्दावली का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? ऑप्शन दिए टी.एल. स्मिथ, वेहरवीन, होमर हायट या सी.डी. हैरिस। तो आपका जो सही उत्तर है वो कौन सा है? वो आपका है टी.एल. स्मिथ ने अर्बन फ्रिंज का प्रयोग सर्वप्रथम किया। अगला प्रश्न है कि ग्रामीण नगरीय उपांत संकल्पना के विकास में सर्वप्रथम महत्वपूर्ण एवं अग्रगण्य आपका कार्य किस विद्वान का माना जाता है? ऑप्शन दिए हैं जी.एस. वेहरवीन, होमर हायट, टी.एल. स्मिथ या उलमैन। तो आपका जो सही उत्तर है वो आपका कौन सा उत्तर सही है? वो आपका है जी.एस. वेहरवीन। अगला प्रश्न है कि ग्रामीण नगरीय उपांत में कौन सी विशेषता पाई जाती है? ऑप्शन दिए हैं ग्रामीण, नगरीय, ग्रामीण और नगरीय या इनमें से कोई नहीं। तो ग्रामीण नगरीय उपांत में जो पाई जाती है विशेषता वो है ग्रामीण नगरीय। अगला प्रश्न है ग्रामीण नगरीय उपांत के विकास में किस प्रकार के परिवहन का सर्वाधिक योगदान होता है? ऑप्शन दिए वायु परिवहन, मोटर मार्ग, रेल मार्ग या पैदल मार्ग। तो आपका जो सही उत्तर है वो आपका है मोटर मार्ग। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा कार्य ग्रामीण उपांत या नगरीय उपांत में विकसित नहीं होता है? ऑप्शन दिए सघन व्यापारिक क्षेत्र, हवाई अड्डा, कब्रगाह या उपनगर। तो आपका जो सही उत्तर है वो आपका है सघन व्यापारिक क्षेत्र। अगला प्रश्न है ग्रामीण नगरीय उपांत के सीमांकन संबंधी शोधकर्ता और नगर के सुमेल को कौन सा वर्ग प्रदर्शित नहीं करता है? एक तरफ दिया है वेहरवीन इंडियाना, रोड हाइवर मेडिसन, हैरिस डेट्रॉयट, ब्लिजार्ड एवं एंडरसन पेंसिल्वेनिया। तो ग्रामीण नगरीय उपांत के सीमांकन से संबंधित शोधकर्ता और नगर का जो सुमेलित नहीं है वो आपका कौन सा है? वो आपका है रोड हाइवर और मेडिसन का। अगला जो आपसे प्रश्न पूछा गया है कि उपनगरों का विकास नगर के किस भाग में होता है? ऑप्शन दिया नगर के भीतर एक खंड में, ग्रामीण नगरीय उपांत में, नगर से अधिक दूर, नगर के केंद्रीय भाग में। तो उपनगरों का जो विकास है वो नगर के किस भाग में होता है? सभी लोगों को मालूम है ग्रामीण नगरीय उपांत में होता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता अनुषंगी नगर से मेल नहीं खाती है? ऑप्शन दिए हैं उद्योग प्रधान, विनियोजक, आवासीय या केंद्रीय नगर से अपेक्षाकृत दूर। तो आपका जो सही उत्तर है वो आपका है आवासीय। अगला प्रश्न है कि अमेरिकी उपनगरों के अध्ययन में किस विद्वान ने अग्रणीय एवं महत्वपूर्ण कार्य किया? ऑप्शन दिए सी.डी. हैरिस, विक्टर जोन्स, मर्फी या उलमैन। तो आपका जो सही उत्तर है वो आपका है सी.डी. हैरिस। अगला प्रश्न है कि अमलैंड शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? ऑप्शन दिए हैं ग्रिफिथ टेलर, पैट्रिक गेडिस, मार्क जेफरसन या आंद्रे एलिक्स। तो आपका जो सही उत्तर है वो आपका है आंद्रे एलिक्स। अगला प्रश्न है प्राथमिक अमलैंड के अंतर्गत किस प्रकार का अभिगमन पाया जाता है? ऑप्शन दिए हैं मासिक, साप्ताहिक, दैनिक या पाक्षिक। तो आपका जो सही उत्तर है वो आपका है कौन सा? दैनिक। अगला प्रश्न है कि गौड़ अमलैंड की बाह्य सीमा के निर्धारण में कौन सा मापदंड सहायक नहीं होता? ऑप्शन दिए रेडियो प्रसारण, दुग्ध आपूर्ति, समाचार पत्र वितरण या बस परिवहन। तो आपका जो सही उत्तर है वो आपका है दुग्ध की आपूर्ति। अगला जो प्रश्न आपसे पूछा गया है कि नगर अपने प्रभाव क्षेत्र के लिए कौन सा कार्य नहीं करता है? ऑप्शन दिए हैं अन्न आपूर्ति, बस सेवा, चिकित्सा सेवा या शैक्षिक सेवा। तो नगर अपने प्रभाव क्षेत्र के लिए कौन सा कार्य नहीं करते हैं? वो है आपका अन्न आपूर्ति। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस विदेशी विद्वान ने भारतीय प्रभाव क्षेत्र के निर्धारण हेतु समाचार पत्र संचरण को आधार बनाया था? ऑप्शन दिए होवार्ड एल ग्रीन, कारूथर्स, पार्क एवं न्यूकॉम्ब, हैरिस एवं उलमैन। तो आपका जो सही उत्तर है वो आपका है पार्क एवं न्यूकॉम्ब। अगला प्रश्न है कि फुटकर गुरुत्वाकर्षण नियम का प्रतिपादन किस विद्वान ने किया था? ऑप्शन दिए हैं विलियम जे रेली, एच.सी. कैरी, सी.डी. हैरिस, पी.डी. कन्वर्स। तो आपका जो सही उत्तर है वो आपका है विलियम जे रेली। अगला प्रश्न है कि विभाजन बिंदु मॉडल का प्रतिपादक कौन है? ऑप्शन दिए हैं सी.एच. कैरी, पी.डी. कन्वर्स, बी.जे. रेली और या विलियम जे रेली। तो आपका जो सही उत्तर है वो कौन सा है? आप मुझे बताइए। तो आपका है पी.डी. कन्वर्स महोदय ने विभाजन बिंदु मॉडल का प्रयोग किया। अगला प्रश्न है किस विद्वान ने वैकल्पिक थीसियन बहुभुज विधि का प्रस्तावित किया? ऑप्शन दिए हैं पीटर हैगेट, सी.एच.सी. कैरी, एन.एफ. डेसी या आर.जे. कोपेक। तो बताइए कि जो थीसियन बहुभुज को प्रस्तावित किया था किसने किया था? वो किया था आपका आर.जे. कोपेक ने।
अगला प्रश्न है कि भारतीय नगर और उनके अम्लैंड के अध्ययनकर्ता का कौन सा वर्ग सुमेलित नहीं है? तो बनारस आर.एल. सिंह, कानपुर ए.बी. मुखर्जी, दूसरा है इलाहाबाद उजागर सिंह, हैदराबाद सिकंदराबाद का एस.एम. आलम। तो बताइए कि तो आपका जो आर.एल. सिंह बनारस वो आपका सही जुड़ा हुआ है, कानपुर का आपका ए.बी. मुखर्जी नहीं है, इलाहाबाद का उजागर सिंह सही है, हैदराबाद सिकंदराबाद का आलम सही। तो कानपुर का किसने किया था मुझे कमेंट बॉक्स में पोस्ट करिए ढूंढ के। अगला प्रश्न है कि नगर प्रभाव क्षेत्र के सीमांकन हेतु किस भारतीय विद्वान ने परिमाणात्मक विधि का प्रयोग किया था? ऑप्शन दिए हैं वी.एल.एस. प्रकाश राव, आर.एन. कर, ए.बी. मुखर्जी या फिर आर.एन. कर। तो आपका जो सही उत्तर है वो है आपका कौन सा सही है? वो है आपका वी.एल.एस. प्रकाश राव। अगला प्रश्न है कि नगर की आकारिकी में सर्वाधिक भूभाग किस प्रकार के भूमि उपयोग के अंतर्गत आता है? ऑप्शन दिए व्यापारिक, औद्योगिक, आवासीय या परिवहन। तो आपका जो सही उत्तर है कौन सा उत्तर सही है? वो है आपका आवासीय। अगला प्रश्न है कि नगरीय प्रतिरूप किस प्रकार के नगरीय प्रकार की द्वारा प्रदर्शित होता है? ऑप्शन दिए हैं भौतिक आकार की, कार्यात्मक आकार की, सामाजिक आकार की या जनांकीय आकार की। तो आपका जो सही उत्तर है वो आपका है भौतिक आकार की। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा नगरीय प्रतिरूप वृत्ताकार प्रतिरूप एवं अरीय प्रतिरूप का मिश्रित रूप है? ऑप्शन दिए हैं तारा प्रतिरूप, अंडाकार प्रतिरूप, अर्धवृत्ताकार प्रतिरूप या संकेंद्रीय प्रतिरूप। तो आपका जो सही उत्तर है वो कौन सा उत्तर सही है? वो आपका है संकेंद्रीय प्रतिरूप का। अगला जो प्रश्न आपसे पूछा गया है कि भारतीय नगरों के केंद्रीय व्यापार क्षेत्र को सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन दिए थोक व्यापार केंद्र, फुटकर व्यापार केंद्र, चौक क्षेत्र या मनोरंजन क्षेत्र। तो केंद्रीय व्यापार क्षेत्र जो भारत में पाया जाता है उसको क्या कहते हैं? वो चौक क्षेत्र कहते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नांकित में से कौन सा नगर नियोजित नगर का उदाहरण नहीं है? ऑप्शन दिए चंडीगढ़, लखनऊ, बोकारो या भिलाई। तो आपका जो सही उत्तर है वो आपका कौन सा है? वो लखनऊ, वो नियोजित नगर का उदाहरण नहीं है। अगला जो प्रश्न आपका पूछा गया है कि बताइए कि नगरीय आकारिकी नगर के किस भाग की अवसंरचना को प्रदर्शित करता है? ऑप्शन दिए संपूर्ण भाग, मध्यवर्ती भाग, बाह्य भाग या खंड विशेष भाग। तो आपका जो सही है वो आपका टोटल एरिया को शो करता है या संपूर्ण भाग को। अगला जो प्रश्न आपसे है कि नगर की आकारिकी पर सर्वाधिक प्रभाव किस कारक का पाया जाता है? ऑप्शन दिए हैं जलवायु, सड़क, कार्यात्मक क्षेत्र, गृह निर्माण सामग्री। तो आपका जो सही उत्तर है वो आपका है कौन सा? सड़कें। अगला जो आपका प्रश्न है कि निम्नांकित में से कौन सा कारक नगरीयकरण का सूचक नहीं है? Which one of the following is not an indicator of urbanization? ऑप्शन दिए हैं नगरीय जनसंख्या में वृद्धि, ग्रामीण जनसंख्या में वृद्धि, कुल जनसंख्या में ग्रामीण जनसंख्या के अनुपात में कमी, कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या के अनुपात में वृद्धि। तो आपका जो सही उत्तर है वो आपका है कौन सा? ग्रामीण जनसंख्या में वृद्धि नगरीकरण का सूचक नहीं है। अगला प्रश्न है कि जनगणना 2011 के अनुसार भारत की कितनी प्रतिशत जनसंख्या नगरों में रहती है? ऑप्शन है 23.8, 27.8, 31.2 या 33.8। तो आपका जो सही उत्तर है वो आपका है 31.2। अगला जो प्रश्न है आपका कि